हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 से रिलेटेड, जो है हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट, ठीक है, वो भी एसेट की यूजफुल लाइफ में कैलकुलेट होता है। फिर डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। फिर रेसिडुअल या सैल्वेज वैल्यू क्या होता है? ऐसा वैल्यू, ऐसा एस्टिमेटेड अमाउंट जो कि एसेट के डिस्पोजेबल से जो भी मतलब उसकी वैल्यू जनरेट होगी, उसे हम रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। कि आफ्टर मतलब या फिर अगर एसेट कोई यूज में है तो एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ जो भी वैल्यू उसकी बचती है उसे हम रेसिडुअल वैल्यू बोल देते हैं। एमोटाइजेशन क्या होता है? एमोटाइजेशन हो गया हमारा इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो होती है उसे हम बोल देते हैं एमोटाइजेशन, ठीक है। फिर आते हैं हम यूजफुल लाइफ में। यूजफुल लाइफ क्या होता है? यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करने के लिए दो तरीका है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज इधर ए द पीरियड ओवर विच एन एसेट is expected to be available for use by an entity, or the number of production or similar units expected to be obtained from use of the asset by the entity। तो ये क्या होता है? पहला एक का समझाते हैं। एक्सपेक्टेड पीरियड जिसमें एसेट को यूज किया जा सकता है वो हो गया, और नहीं तो फिर दूसरा अगर नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कितना एसेट प्रोड्यूस कर सकता है या तो उसके बेसिस में हम उसकी यूजफुल लाइफ को डिराइव कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट में। प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ने से पहले यहाँ पर एक और चीज दी हुई है। डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स विच, है ना, फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स जिसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो क्या होते हैं? दिस आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जो एक साल से एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा यूज होगा वो हमारा डेप्रिसिएबल फिक्स्ड या इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आता है। या फिर उसका कोई लिमिटेड यूजफुल लाइफ है तो भी उसमें उसके अंडर आएगा, डेप्रिसिएबल फिक्स्ड या इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। और या फिर ऐसा कोई एसेट जो कि ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज के द्वारा यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, या फिर फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एंड ये क्या बोलते हैं, सेल के लिए यूज़ नहीं हो रहा है ना, इन मतलब इट इज़ नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कोई भी अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर उससे सेल नहीं करते किसी भी एसेट को तो वो हमारा फिक्स्ड एसेट और इंटेंजिबल एसेट से कैटेगरी में आ जाता है जो कि डेप्रिसिएबल होगा। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। Depreciation and amortization shall be measured based on the depreciable amount and useful life, ठीक है भाई। The residual value of an intangible asset shall be assumed zero, है ना। इंटेंजिबल एसेट्स की जो रेसिडुअल वैल्यू होगी उसे हम जीरो समझेंगे हमेशा, अनलेस एंड अनटिल, है ना, जब तक देयर इज अ कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। हमारे हिसाब से जो भी यूजफुल लाइफ है उसके एंड में अगर कोई थर्ड पार्टी उसे कमिट कर चुकी कि वो खरीदेगी हमसे, तो उस केस में उसकी वैल्यू, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। देर इज एन या फिर देर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर द एसेट, है ना, अगर उसका उस पर्टिकुलर एसेट का कोई एक्टिव मार्केट है अभी तो उस केस में भी जीरो नहीं होगी। और इसके तीन केसेस हैं। रेसिडुअल वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय द रेफरेंस टू दैट मार्केट। उस मार्केट में इस एसेट की, इस इंटेंजिबल एसेट की क्या वैल्यू है ये पता लगा सकते हैं रेफरेंस के थ्रू। इसके अलावा फिर इट इज़ प्रोबेबल दैट सच मार्केट, जो मार्केट है वो एसेट की जो यूजफुल लाइफ है उसके एंड तक एग्जिस्ट करेगी, तो हमारा जो इंटेंजिबल एसेट्स है उसकी वैल्यू जीरो नहीं लेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट क्या, द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट शैल बी कंसीडर्ड जीरो इफ द एंटिटी इज अनेबल टू एस्टिमेट द सेम विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। अगर हम फिक्स्ड एसेट का अगर डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है, सॉरी रेसिडुअल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो जीरो माना जाएगा, ठीक है। The minimum amount of depreciation to be provided shall not be less than amount calculated as per the principles and methods as prescribed by any law or regulations। तो कोई भी अगर हमारा जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा ना वो किसी भी लॉ में जो डिफाइन होगा, जो भी प्रोविजंस होंगे उनसे नीचे तो नहीं होगा उसकी लिमिट, ठीक है। फिर आता है इन केस ऑफ अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री जैसे कि एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, तो उसने जो भी प्रिस्क्राइब किया होगा डेप्रिसिएशन का रेट उतने परसेंट से ही चार्ज होगा। फिर बोलता है वेयर वाइल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ अ डेप्रिसिएबल एसेट कंसिडरेशन शैल बी गिवन टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे, ध्यान में रखते हुए हम डेप्रिसिएबल एसेट का यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करेंगे। ये क्या क्या फैक्टर्स हैं? एक्सपेक्टेड फिजिकल वियर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस, या फिर एंड लीगल और अदर लिमिट्स ऑन द यूज ऑफ एसेट। तो एक्सपेक्टेड फिजिकल वियर टियर क्या होता है? हम कितना यूज कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, उस मशीन को, ठीक है, उस एसेट को। ऑब्सोलेसेंस ऐसा है कि कब तक वो मतलब एक एक्सपेक्टेड टाइम जब तक वो एसेट जो है वो टेक्नोलॉजी से आउटडेटेड ना हो जाए। एंड लीगल और अदर लिमिट्स, अगर कोई लॉ उस एसेट का यूज़ डिफाइन करता है कि उससे ज़्यादा लिमिट में यूज़ नहीं किया जा सकता, तो फिर उतना ही होगा, ठीक है, यूजफुल लाइफ। तो ये तीन फैक्टर्स हैं। द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट दैट अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट शैल नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स।
तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई यूजफुल लाइफ किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट लीगल राइट्स की वजह से डिफाइन हो रहा है किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स का, तो उसका जो यूजफुल लाइफ होगा ना वो कॉन्ट्रेक्चुअल या अदर लीगल जो राइट्स है उससे ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं हो सकता। हालांकि उससे शॉर्टर पीरियड के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उससे कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद उसका यूजफुल लाइफ एंड हो रहा है ऐसा नहीं होगा। फिर आते हैं द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इन एनी सिचुएशन शैल नॉट एक्सीड 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट इट इज अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट 10 साल से एक्सीड नहीं हो सकता किसी भी केस में। डेप्रिसिएशन शैल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द टाइम व्हेन डेप्रिसिएबल एसेट इज फर्स्ट पुट टू यूज। हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि जब से एसेट पहली बार पुट टू यूज में आएगा, काम में आएगा, तब से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एडिशन, एनी एडिशन और एक्सटेंशन टू एन एग्जिस्टिंग depreciable asset which becomes an integral part of that asset shall be based on the remaining useful life of that asset. Depreciation of any addition or extension to an existing depreciable asset which retains a separate identity and is capable of being used after the expiry of the useful life of that asset shall be based on the estimated useful life of that addition or extension. तो ये दोनों लाइन को एक साथ मैंने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि अब समझाने में आसान होगा। जैसे अगर कोई एसेट होता है उसमें कुछ एडिशनल पार्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर वो पर्टिकुलर जो एडिशन हुआ है उस एसेट में, अगर वो उस एसेट का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है मेन एसेट का, तो उसका भी जो इंटीग्रल पार्ट जो एडिशन है उसका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो ओरिजिनल एसेट जो है उसके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट का मतलब हो गया कि आगे अगर सपोज इसका मेन एसेट का जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ है, उसके बाद में ये भी काम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर उससे अलग हो जाए तो इसका खुद का कोई यूज़ नहीं है, तो वो इंटीग्रल पार्ट बन गया। अगर डेप्रिसिएशन ऑफ एन कोई भी ऐसा एडिशन जिसका खुद का सेपरेट आइडेंटिटी है, तो उस केस में फिर हम इसका अपना अलग से एडिशन या एक्सटेंशन जो भी है उसका खुद का डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ हायर डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स शैल नॉट बी असाइन टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जो भी हम अगर फिक्स एसेट्स की बात करें तो रिवैल्यूएशन होता है, अगर रिवैल्यूएशन में फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो हायर डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे इसमें कॉस्ट में। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस ऑन एसेट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज्ड शैल रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑन विच एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम बाय द एंटिटी। जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं वो हमारा एसेट का जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें जिस तरह से भी मिलने वाला है, ठीक है, हम कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एन एंटिटी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना, ये 3 मेथड्स दिए हुए हैं, इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं बोल रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये तीनों में से कुछ भी यूज कर सकता है बोल रहा है। एग्जांपल है ये, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। द मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट शैल रिफ्लेक्ट, वही सेम पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो गया, हालांकि ये इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, यहाँ पर हमने टेंजिबल एसेट से रिलेटेड पढ़ा था। फिर अब बात करते हैं द मेथड्स एंड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाइड शैल बी रिव्यूड एटलीस्ट एनुअली। तो हमको ये देखना है कि भाई एसेट का जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है, वो चेंज तो हो, कुछ वहाँ पर कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो हमारा जो एग्जिस्टिंग मेथड है क्या उसे चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, अगर है तो फिर है या नहीं है इसी को रिव्यू करना पड़ेगा हमें एनुअली एटलीस्ट। ठीक है, वही बता रहे हैं, और अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। स्पेयर्स परचेज specifically for a particular asset or class of assets which would become redundant if that asset or class of asset was retired or use of that asset was discontinued shall not form part of that asset. ठीक है, the depreciable amount of such spares shall be allocated over the useful life of asset. तो वही स्पेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्पेयर हो रहा है वो इंटीग्रल पार्ट बन जा रहा है। अगर सपोज मेन एसेट का जो वैल्यू यूजफुल लाइफ है वो हट जाता है, वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, यूज में नहीं आ रहा है वो एसेट, और तो इस केस में ये भी जो मेन पार्ट है जो स्पेयर है वो भी यूज में नहीं आएगा, तो इस केस में जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो यूजफुल लाइफ ऑफ द मेन एसेट से होगा। ठीक है, उस बेसिस पे ही होगा। कॉस्ट ऑफ स्मॉल एसेट शैल बी रिटर्न ऑफ इन द पीरियड इन विच दे वर परचेज एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द एंटिटी। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड in case of accumulative depreciation exceeds the original cost of the asset net of residual value। तो अगर सपोज कोई भी एसेट है जिसका accumulative depreciation उसके ओरिजिनल कॉस्ट से एक्सीड हो जा रहा है तो फिर डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करेंगे हम। Where depreciation for an addition of an asset is measured on the basis of number of days, अगर नंबर ऑफ डेज के बेसिस में डेप्रिसिएशन एसेट ऑफ एन एडिशन कैलकुलेट हो रहा है तो फिर वो वैसे ही एक्चुअल जितना भी यूटिलाइज हुआ होगा उसी बेसिस पे हम उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, डेप्रिसिएशन शैल बी ट्रेस टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू द एक्सटेंट इकोनॉमिकली फीजिबल। जो भी हमारा अगर सपोज इकोनॉमिकली फीजिबल है तो हम उसको उसके हिसाब से डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट में डेप्रिसिएशन को। वेयर डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल, है ना, टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट
इट शुड बी असाइन ऑन द बेसिस ऑफ इधर टू प्रिंसिपल, कॉज एंड इफेक्ट बेसिस में कर सकते हैं और बेनिफिट्स रिसीव बेसिस पे कर सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अगर इसकी वैल्यू मटेरियल है तो हम इसे सेपरेट कॉस्ट हेड से सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट के जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, एक सेपरेट हेड बना करके कॉस्ट हेड। डिस्क्लोजर्स, कॉस्ट स्टेटमेंट शाल डिस्क्लोज द फॉलोइंग थिंग, द मेन ये द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो भी क्रेडिट और रिकवरीज हमने पहले डिडक्ट किया था उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन अमाउंट जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर रिवैल्यूएशन में कुछ अमाउंट एसेट की बढ़ जाती है और वहाँ पर डेप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है लेकिन उस केस में हमने इंक्लूड नहीं किया था कॉस्ट में, तो वैसे अमाउंट को भी यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट बिकॉज ऑफ टेम्पररी रिटायरमेंट ऑफ एसेट्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, जो भी हमने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हम इंक्लूड नहीं किए थे क्योंकि वो एसेट टेम्पररी रिटायर हो गया था, तो उस केस वो अमाउंट भी हम यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोजर शैल बी मेड ओनली वेयर मटेरियल सिग्निफिकेंट एंड क्वान्टिफिएबल, जो भी अगर अमाउंट मटेरियल है या सिग्निफिकेंट वैल्यू का है तो हम यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द बॉडी ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट और एज अ फुट नोट और इन अ सेपरेट शेड्यूल, ठीक है, ये तीन तरीके कहीं पर भी शो कर सकते हैं, बॉडी ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट में भी या फिर फुट नोट की तरह या फिर एक अलग से सेपरेट शेड्यूल बना सकते हैं। फिर एनी चेंज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, कुछ भी चेंज होगा तो वो सिर्फ तीन ही का नहीं ये क्या बोल रहा है, एनी चेंज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन शैल बी डिस्क्लोज, ठीक है, जो भी अगर चेंज है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड में जिसका मटेरियल इफेक्ट है तो वो यहाँ पर डिस्क्लोज किया जाएगा डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में। अगर सपोज उस इफेक्ट का कोई मतलब असर्टेन नहीं हो पा रहा है कि वैल्यू मटेरियल इफेक्ट मालूम नहीं चल पा रहा है तो हमें क्या बोलते हैं फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पर जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स।